नसीर जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया, आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर सका। पलटकर दरवाजे के पास खड़ी रमला की तरफ देखा और फिर हमदान की तरफ। नसीर को सामने देखकर हमदान हैरत ज़दा सा कभी इसको और कभी रमला को देखता रह गया। गुस्से से नसीर की तरफ बढ़ा। तुम यहाँ कैसे? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए मलिक हमदान, आप यहाँ कैसे? ये मेरा घर है, आप कौन होते हैं मुझसे ये सवाल करने वाले? हमदान इसके सवाल को नजरअंदाज करता हुआ रमला की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले ही नसीर रमला के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। दूर रहो इससे मलिक हमदान, तुम्हारी मलकियत नहीं है ये जो हर बार इसके पीछे कहीं भी पहुंच जाते हो। मेरा दिमाग खराब मत करो नसीर, रास्ते से हटो। नहीं हटूंगा मैं रास्ते से। इस वक्त रमला मेरे घर में मौजूद है और मुझे पूरा हक है इसकी हिफाजत करने का। ये यूनिवर्सिटी नहीं, मेरा घर है मलिक हमदान साहब, आप यहाँ से जा सकते हैं। बाहर जाने का रास्ता उस तरफ है। अब तुम मुझे समझाओगे कि मुझे अपनी बीवी पर हक जताना चाहिए या नहीं? बीवी? हमदान के मुंह से रमला के लिए बीवी का लफ्ज सुनकर नसीर ने भुएं कोड़ते हुए पलटकर रमला की तरफ देखा। रमला ने सर इस बात में हिलाया। नसीर सामने से पीछे हट गया, लेकिन फिर से सामने आ गया। बीवी? खुद को इसके शौहर कहते हो, और कल कहाँ थे जब ये सड़कों पर खवार हो रही थी? फकत निकाह के चंद बोल पढ़ लेने से बीवी बन गई ये तुम्हारी, और तुमने इसे मलकियत समझ लिया कि जब दिल चाहे जिंदगी में रखोगे और जब दिल चाहे जिंदगी से बाहर निकालोगे। आखिर चाहते क्या हैं आप हमदान साहब? नसीर किसी सूरत आज इसे बख्शने वाला नहीं था। तुम्हारे इन सवालों का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, रास्ते से हटो। हमदान ने इसे कंधे से झंझोड़ते हुए पीछे किया और रमला का हाथ थामकर गेट की तरफ बढ़ गया। नसीर तेजी से गेट के सामने आ गया। रुक जाओ, इस तरह से नहीं ले जा सकते तुम इसे यहाँ से, समझे? मैं पुलिस को बुलाऊंगा, किसी भूल में न रहना। मुझे सबूत चाहिए निकाह का, इसके बगैर मैं रमला को कहीं नहीं जाने दूंगा। हमदान ने बेबसी से रमला की तरफ देखा जो कुछ नहीं बोल रही थी। सही कह रहा है मेरा बेटा, अगर वाकई ये तुम्हारे निकाह में है तो हमें सबूत दिखाओ। इस तरह जबरदस्ती नहीं कर सकते तुम बच्ची के साथ। नसीर की माँ भी बाहर आ गईं। ये सच कह रहे हैं। आखिरकार रमला ने चुप तोड़ दी। उस दिन जब अम्मा ने तुम्हें अगवा करवाया था तब हमारा निकाह हुआ था, लेकिन तुम होश में नहीं थे। सही, तब होश में नहीं था, लेकिन अब तो होश में हूँ। देखता हूँ कैसे लेकर जाएगा ये तुम्हें जबरदस्ती यहाँ से। मेरा दिमाग खराब मत करो नसीर, पहले ही बहुत परेशान हूँ मैं। ये ना हो सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूं। हमदान रमला का हाथ छोड़ते हुए नसीर की तरफ बढ़ा और इसे बाजू से खींचते हुए गेट के सामने से हटाकर रमला की तरफ बढ़ा। गार्ड सामने आ गया। यहाँ से नहीं जा सकते आप, मेरी बीवी है ये। एक बार कही बात समझ क्यों नहीं आ रही तुम लोगों को? तो आप सबूत दिखा दो ना बेटा। अगर निकाह नामा दिखा सकते हो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस तरह बच्ची को नहीं जाने दे सकते हम। हमदान ने बेबसी से रमला की तरफ देखा। रमला ने नजरें झुका ली। मेरे पास है सबूत, मैं दिखाती हूँ। वो हमदान का हाथ छोड़कर आगे बढ़ने ही वाली थी कि हमदान ने सर नफी में हिलाया। मैं साथ जाऊंगा। रमला इसका हाथ थामे ही अंदर की तरफ बढ़ गई। पीछे खड़े नसीर को ऐसा लगा जैसे इसका वजूद किरची किरची हो गया हो, अपनी जगह से हिल ही नहीं पाया। माँ ने कंधे पर हाथ रखा तो फीका सा मुस्कुरा दिया और इनके साथ अंदर चला आया। रमला ने बैग से निकाह नामा निकालकर हमदान की तरफ बढ़ाया। हमदान ने नसीर के सामने लहराया। देख लो अच्छी तरह। नसीर खामोश नजरों से बेबस दोनों के नाम और दस्तखत देखकर किसी गहरी सोच में गुम हो गया। हर बार तुम मलिक हमदान, तुम मुझसे हर बार जीत जाते थे, लेकिन आज मैं सही मानों में तुमसे हार गया। सिर्फ हारा नहीं, खत्म हो गया आज मैं। मेरे वजूद में जो थोड़ी सी जान बाकी थी आज निकाल दी तुमने मलिक हमदान। बर्बाद हो गया मैं। मेरे जीने की जो थोड़ी सी उम्मीद जागी थी आज वो भी छीन ली तुमने। गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ा और हमदान के कंधे पर हाथ रखते हुए बेबसी से मुस्कुरा दिया। माफ करना, मैंने आपको गलत समझा। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप दोनों को हमेशा खुश रखे और जिंदगी की जो भी मुश्किलात हैं इनसे महफूज रखे, आमीन। एक नजर रमला पर डालते हुए तेजी में कमरे से बाहर निकल गया और आंख से गिरता आंसू अंगूठे से मसल कर खुद को मजबूत जाहिर करने की नाकाम कोशिश करते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। चलें? जी। रमला ना चाहते हुए भी हमदान के सवाल पर सर हिला गई और सामान समेटती हुई इसके पीछे चलती गई। मुलाजिमा इसका बैग घसीटती हुई गेट तक लाई। रमला ने पलटकर नसीर की माँ की तरफ देखा और खुदा हाफिज बोलती हुई गेट पार कर गई। ऊपर खिड़की का पर्दा थोड़ा सिरका और इनकी गाड़ी के वहाँ से जाते ही नसीर बेबस्ता खिड़की के पास फर्श पर बैठ गया। दरवाजा बंद किए कितनी ही देर आंसू बहाता रहा। आखिरकार उठा और कमरे से बाहर निकल गया। इसके इंतजार में दरवाजे के बाहर खड़ी इसकी माँ बेटी की आंखें देखकर तड़प उठी। नसीर मुस्कुराते हुए बिना पलटे घर से बाहर निकल गया। गाड़ी में गहरी खामोशी थी। न रमला ने कोई बात की और न ही हमदान ने। आखिरकार हमदान का जब्त टूट ही गया। इसने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी और स्टीयरिंग व्हील पे सर गिराए बैठ गया।
کیوں کیا ایسا بتاؤ مجھے، غصے سے رملہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ رملہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس چپ چاپ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے میں مصروف رہی۔ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ بتاؤ کیوں گئی تھی نصیر کے گھر اور اس کے ساتھ کب سے رابطے میں ہو؟ ہمدان کے اس سوال پر رملہ نے چوک کر ہمدان کی طرف دیکھا اور سر نفی میں ہلا دیا۔ میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں تھا، اچانک ملے ہیں ہم کل۔ اچانک ملے اور اتنی بے تکلفی کہ تم اس کے ساتھ اس کے گھر ہی چلی گئی؟ داد دینی پڑے گی تمہاری ہمت کی۔ اور کیا کرتی میں؟ کسی ہوٹل کے کمرے میں رہتی، میں تو جانے ہی والی تھی، لیکن نصیر نے روک لیا۔ بہت بدل چکا ہے وہ۔ بدل چکا ہے؟ بھول گئی کیا اس نے کیا کیا تھا ہم دونوں کے ساتھ؟ پھر بھی تم نے اس کا بھروسہ کیا کیوں؟ مجھے اس پر بھروسہ کرنا ہی پڑا کیونکہ میرے پاس سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں مر گیا تھا کیا؟ میرے کہنے پر بنا بتائے گھر سے نکل آئی اور دشمن کے گھر پر پناہ لے لی۔ میرا کوئی مقام ہے تمہاری زندگی میں یا نہیں؟ غلط سمجھ رہے ہیں آپ، میں آپ کی وجہ سے نہیں آئی گھر سے، بلکہ ماما نے مجھے جانے کو کہا۔ وہ سب کچھ جان چکی ہیں ہمارے نکاح کے بارے میں۔ میں روشنی سے فون پر بات کر رہی تھی اور وہ اچانک کمرے میں آئیں اور میری ساری باتیں سن لیں۔ اوہ دیٹس گریٹ۔ اگر تائی امی کو سچ پتا چل ہی گیا تھا تو اس میں ڈرنے والی کون سی بات تھی؟ مجھے کال بھی تو کر سکتی تھی نا۔ اگر انہوں نے گھر سے نکال دیا تھا تو دروازے کے باہر میرا انتظار بھی تو کر سکتی تھی، لیکن تم نے کیا کیا؟ چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر یہاں دشمن کے گھر میں پناہ لے لی۔ تمہارا یہ قدم میرے منہ پر بہت بڑا تماچا ہے رملہ۔ تم دشمن پر تو اعتبار کر سکتی ہو لیکن میرا نہیں، ساری غلطی میری ہے۔ لیکن اب اور نہیں، تمہیں مزید کوئی منمانی کرنے کی اجازت نہیں دوں گا میں۔ ایک شوہر کو جیسے اپنی بیوی کو رکھنا چاہیے اب میں تمہیں ویسے ہی رکھوں گا۔ بھاڑ میں گئی پڑھائی، اب میں تمہاری ایک بات نہیں سنوں گا۔ جو آج ہوا اس کے بعد تو ہرگز نہیں۔ آج سے جو میں کہوں گا وہی کرو گی تم۔ گھر جا رہے ہیں ہم۔ اس سے پہلے بیٹی بن کر گئی تھی اس گھر میں، لیکن آج میری بیوی بن کر جاؤ گی۔ بس خبردار جو ایک لفظ بھی بولی تم۔ رملہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ ہمدان نے بولنے سے منع کر دیا۔ خاموش، بالکل خاموش، کوئی سوال نہیں، ورنہ میں کچھ ایسا کر بیٹھوں گا جس پر تم ساری زندگی پچھتاؤ گی۔ مذاق سمجھ رکھا ہے مجھے؟ میری محبت، میرا خلوص سب میرے منہ پر مار کر یہاں چلی آئی۔ اگر تائی امی کو یہ سب پتا چل ہی گیا تو ڈٹ جاتی ان کے سامنے، میں سب سنبھال لیتا، لیکن نہیں، تمہارے سر پر تو اچھا بننے کا جنون سوار ہے۔ تمہاری زندگی میں میری کیا اوقات ہے یہ آج دیکھ لیا میں نے۔ اب تک میری محبت دیکھی تھی تم نے، لیکن اب میرا دوسرا روپ دیکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رملہ بے بس سی کھڑکی سے سر ٹکائے آنسو بہانے میں مصروف ہو گئی۔ سارے راستے روتی رہی، لیکن آج ہمدان پر اس کے کسی آنسو کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہ بس چپ چاپ گاڑی ڈرائیو کرتا رہا۔ گھر پہنچتے ہی غصے میں گاڑی سے باہر نکلا اور رملہ کی سائیڈ والا دروازہ کھول کر اسے بازو سے کھینچتے ہوئے باہر نکالا۔ گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور اندر کی طرف چل دیا۔ پلیز ایسا مت کریں، بینی کے بارے میں سوچیں، وہ بولتی رہ گئی، لیکن ہمدان نے اس کی ایک نہیں سنی۔ جیسے ہی دونوں ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئے سب کے چہرے حیرت زدہ سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ مسز ملک حیرت زدہ سی آگے بڑھی۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ میں نے کہا تھا نا کہ تم یہاں نہیں آؤ گی دوبارہ، تو پھر یہاں آنے کی گستاخی کیوں کی؟ اور ہمدان تم کیا کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ چھوڑو اس کا ہاتھ۔ معذرت تائی امی، میں اس کا ہاتھ نہیں چھوڑ سکتا، زندگی بھر کے لیے یہ ہاتھ تھاما ہے میں نے۔ رملہ میری بیوی ہے اور اس کا ساتھ میں زندگی بھر نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیں، مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اور ایک بات، آئندہ میری بیوی کو اس گھر سے جانے کے لیے مت کہیے گا۔ یہ آپ کی سوتن کی بیٹی کی حیثیت سے نہیں بلکہ میری بیوی ہونے کی حیثیت سے ہے اب یہاں۔ ہمدان کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ ملک صاحب کی گرجدار آواز پر سب سیڑھیوں کی طرف پلٹے۔ کیا کہا تم نے ابھی؟ دوبارہ کہنا ذرا۔ رملہ تمہاری کیا ہے؟ جی تایا ابو، بالکل ٹھیک سنا آپ نے، رملہ میری بیوی ہے پچھلے 1 سال سے۔ آنٹی نے خود ہمارا نکاح پڑھوایا تھا، آپ چاہیں تو رملہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ رملہ نے اپنا ہاتھ ہمدان کے ہاتھ سے آزاد کروانا چاہا، لیکن ہمدان نے اس کے ہاتھ پر گرفت مزید مضبوط کی۔ باقی سب ایسے کھڑے رہ گئے جیسے سب کو سانپ سونگ گیا ہو۔ ملک صاحب سر پکڑ کر وہی سیڑھیوں میں بیٹھ گئے۔ بابا، رملہ نے باپ کی حالت دیکھی تو تیزی سے ان کی طرف بھاگی۔ اس بار ہمدان نے اسے جانے دیا۔ بابا جانی، آپ ہمیں غلط مت سمجھے، اماں نے یہ نکاح زبردستی کروایا تھا ہم سے، آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ میں بینی کی خوشیوں میں رکاوٹ نہیں بنوں گی، ہمدان مجھے طلاق دے دیں گے۔ رملہ خبردار جو دوبارہ طلاق کا لفظ نکالا اپنے منہ سے۔ ہمدان تیزی سے اس کی طرف آیا۔ ملک صاحب نے مسکراتے ہوئے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، میرے لیے بینی میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے، تم دونوں میں میری جان بستی ہے۔ اس کے لیے اللہ نے کچھ اور سوچا ہوگا، اس کی فکر مت کرو۔ ویسے تو تمہاری ماں کو کوئی سکھ نہیں دے سکا میں، لیکن اس کے فیصلے کو میں دل و جان سے قبول کرتا ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس رشتے سے، لیکن مجھے اعتراض ہے۔ مسز ملک غصے سے چلائیں۔ پہلے اس کی ماں میری خوشیاں کھا گئی اور اب یہ میری بیٹی کی خوشیاں نگلنے آ گئی، لیکن میری زندگی میں تو یہ ممکن نہیں ہوگا۔ ہمدان، تم اس کو طلاق دو گے اور وہ بھی ابھی، ورنہ کیا؟ ملک
मलिक साहब भी सीढ़ियों से उठकर नीचे आ गए। देख लूंगा मैं तुम क्या कर सकती हो। पहले मेरी बीवी को मुझसे दूर किया और अब बेटी को करना चाहती हो। इस बार अगर कुछ गलत करने की कोशिश की तो अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लेना। तुम जैसी कमजोर औरत को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। ठिकाना? ठिकाना मैं नहीं, आप लोग ढूंढ ले। शायद आप भूल रहे हैं ये घर मेरे नाम है। सही, तो फिर ऐसा करते हैं, हम कोई और ठिकाना ढूंढ लेते हैं। क्या ख्याल है हमदान? तायाबू, लेकिन वेकिन को छोड़ो यार, जाओ जाकर प्रॉपर्टी डीलर्स को विजिट करो, जो घर पसंद आ जाए बताओ मुझे आकर। अगर तुम्हारी ताई अम्मी की यही जिद है तो यही सही, हमें कौन सा पैसों की कमी है। भाईजान आप क्यों ऐसी जिद लगा रहे हैं भाभी जान के साथ? हमदान की मामा भी बोल पड़ी, घर छोड़ने की क्या जरूरत है, बैठकर मामला हल करने की कोशिश करते हैं। आप रहने दे भाभी, बड़े साल हो गए हैं मुझे इस मामले को हल करते करते, लेकिन कुछ नहीं हुआ और आगे भी कुछ नहीं होगा। इसका बस यही हल है, इसको इसकी प्रॉपर्टी मुबारक हो। मलिक साहब गुस्से में घर से निकल गए। हमदान अली की तरफ पलटा। अली गाड़ी से सामान निकलवा कर अपनी भाभी के कमरे में पहुंचा दो। जी भाई। अली मानी खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए गैराज की तरफ बढ़ गया। अपने कमरे में जाओ। हमदान के कहने पर रमला चुपचाप अपने कमरे में चली गई। हमदान तुम ऐसा मत करो बेटा, जानते हो ना बीनी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। वो तो कल से इस बात पर हमसे उलझ रही है कि रमला इस घर में क्यों है। इसे जब ये पता चलेगा कि रमला तुम्हारी बीवी है तो मर जाएगी मेरी बेटी। थोड़ा सा तरस खा लो मेरी बेटी पर, क्यों इस पर इतना जुल्म उठा रहे हो? ताई अम्मी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये निकाह चाहे जबरदस्ती हुआ था, लेकिन मैं रमला का साथ नहीं छोड़ सकता। बीनी के लिए अल्लाह ने मुझसे बेहतर सोचा होगा, इसके लिए फिक्रमंद ना हो आप। और आप शायद अनजान हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारा निकाह भी बीनी की ही मेहरबानी है। अगर उस दिन इसने रमला को हॉस्पिटल ना पहुंचाया होता तो ये सब ना होता। ना रमला हॉस्पिटल पहुंचती, ना ताया अब्बू और छोटी ताई अम्मी की मुलाकात होती, और ना ये निकाह होता। आप जरा पूछे बीनी से कि इसने क्या किया था नसीर के साथ मिलकर। जब अपने ही दुश्मन की चाल में शामिल हो जाएं तो हारना तय होता है। इसे यकीन नहीं था बस मुझ पर। यह सब इसकी बेयकीनियों का नतीजा है। एक्सक्यूज मी, कोई काम अच्छा नहीं किया आज तक इस लड़के ने। हमदान सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था कि बाप की आवाज पर रुक गया। इनकी तरफ पलटा। पूरी जिंदगी गुजर गई मेरी, लेकिन मजाल है जो इस लड़के ने बाप की एक भी मानी हो। हर वक्त अपनी मनमानी करता आया है और आगे भी करेगा। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। अब इस बुढ़ापे में इसकी वजह से दर बदर की ठोकरें भी खानी पड़ेंगी मुझे। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है, तुमने ही बिगाड़ा है इसे। वो बीवी पर भी तप गया। मिसेज मलिक अफसरदगी से इन दोनों को देखती हुई वहाँ से चली गयी। मैंने क्या कर दिया अब? ये सब मेरे लाड प्यार का नहीं, आपकी लापरवाहियों का नतीजा है। आपको फुर्सत ही कहाँ है शराब और सिगरेट से जो बेटे पर ध्यान दे। मैं अकेली क्या क्या करूँ? हमदान ने गहरी सांस ली और सर नफी में हिलाते हुए ऊपर चला गया। रमला के कमरे में पहुंचा और दरवाजा बंद करते हुए रमला की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद होने की आवाज पर रमला तेजी से पलटी। हमदान को खूनख्वार नजरों से अपनी तरफ बढ़ते देखकर इसके होश उड़ गए। आप यहाँ दरवाजा क्यों बंद किया आपने? इसके अल्फाज इसका साथ नहीं दे रहे थे। डर के मारे जुबान कपकपा रही थी। हमदान ने इसे गुस्से से सोफे पर बिठाया और खुद बराबर में बैठकर इसका चेहरा अपनी तरफ किया। क्या लगा था तुम्हें कि कहीं भी चली जाओगी और मुझे पता नहीं चलेगा? सोच भी कैसे लिया तुमने कि मैं तुम तक नहीं पहुंच सकता? तुम्हारी हर एक सांस से बाखबर हूँ मैं। तो इस घर का एड्रेस कैसे न मिलता मुझे? मुझे बस एक बात का दुख है कि तुम्हें पनाह लेने के लिए वही घर क्यों मिला? रोशनी के पास चली जाती, मुझे कॉल कर देती, लेकिन तुमने जरूरी ही नहीं समझा। क्यों? मैं रोशनी के पास जा रही थी। झूठ, पहले भी झूठ बोला और अब भी झूठ बोल रही हो। सच क्या है मुझे वो सुनना है, कोई भी बहाना नहीं सुनूंगा मैं। जिस लिहाज से नसीर तुम्हारे लिए मेरे सामने डट कर खड़ा था, इस लिहाज से तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत गहरा रिश्ता है तुम दोनों के दरमियान। रमला, कुछ पूछा है मैंने तुमसे? रमला की खामोशी पर हमदान मजीद तप गया और इसे कंधे से झंझोड़ा। इससे पहले कि रमला कोई जवाब देती, दरवाजा नॉक हुआ। यस, कम इन। हमदान थोड़े फासले पर बैठ गया। दरवाजे पर आली था। रमला का बैग घसीटता हुआ सोफे तक लाया। आई एम सॉरी भाई एंड भाभी, मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब किया। भाई आपने ही कहा था कि बैग कमरे में रखवा दूं। भाभी का रख दिया बैग, चलता हूँ मैं। मानी खेज अंदाज में मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गया। मजीद बोलता रहता अगर हमदान के चेहरे के बदलते तेवर न देखता, इसलिए चुपचाप यहाँ से खिसकने में ही आफियत समझी। इसके कमरे से निकलते ही हमदान उठा और दरवाजा लॉक करते हुए वापस सोफे पर बैठ गया। रमला कंफ्यूज्ड सी हाथ पर हाथ रखे सर झुकाए परेशान बैठी थी। कुछ पूछा है मैंने? जवाब चाहिए मुझे आज ही। हमदान फिर से इसकी तरफ पलटा। मैं सच कह रही हूँ, मेरा नसीर से कोई राब्ता नहीं है। अचानक मिले हम बस स्टॉप पर। मैं रोशनी के पास जा रही थी। आपसे राब्ता न करने की वजह, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से अपनी फैमिली से उलझें। अपनी फैमिली? हमदान ने इसे बाजू से झंझोड़ते हुए इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा।
शोहर के लिए इसकी फैमिली में बीवी सबसे पहली फहरिस्त में होती है। निकाह के बाद मेरी फैमिली अब तुमसे शुरू होती है। कैसे सोच लिया तुमने कि मुझे परेशानी होगी? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से चुप था मैं, लेकिन अब से मैं वही करूंगा जो मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। तुम महबूबा नहीं हो मेरी, जो तुम्हारे लिए सबसे लड़ते लड़ते थक जाऊंगा। बीवी हो, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने नसीर के घर जाकर। मेरा खून खोल रहा है, दिल चाह रहा है खत्म कर लूं खुद को। क्या सोचता होगा वो कि मलिक हमदान इतना गिरा हुआ मर्द है जो अपनी बीवी को तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं दे सकता, और वो तुम्हारी तरफ देख कैसे रहा था। इसकी तुम्हारे चेहरे पर जमी नजरें और हमारा निकाह नामा देखकर इसका बदलता लहजा मुझे कुछ और ही दिखाई दे रहा था। इसकी आंखों में तुम्हारे लिए जो मोहब्बत और बिछड़ने का दर्द था ना, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। क्यों था इसकी आंखों में वो दर्द? कहीं वो तुमसे मैं सोच भी नहीं सकता। आइंदा अगर मुझे तुम्हारे आसपास भटकता हुआ भी नजर आ गया ना, तो जान ले लूंगा मैं इसकी। बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं इसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत और दर्द। गुस्से से अपने बाल मुट्ठी में जकड़े गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गुस्सा था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रमला चेहरा दोनों हाथों में छुपाए आंसू बहाना शुरू हो गई। तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें भी इसके लिए दर्द महसूस हो रहा है? नहीं। रमला ने तेजी से सर ऊपर उठाया। अगर ऐसा है तो तुम्हारी आंखों में ये दर्द कैसा है? इस बार हमदान गुस्से से चिल्लाया। मैं तो आपके गुस्से की वजह से नहीं, तुम मेरे गुस्से की वजह से नहीं, इसकी वजह से रो रही हो। इसके नाम के आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। खामोश, बिल्कुल खामोश। ड्रेसिंग की तरफ बढ़ा और टिश्यूज बॉक्स रमला की तरफ उछाला। साफ करो अपने आंसू। इससे पहले कि हमदान मजीद बोलता, दरवाजा नोक होने की आवाज पर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। सामने पुप्पो खड़ी थी। क्या हो गया हमदान? तुम कब से इतना चिल्लाने लगे हो? पूरे घर में तुम्हारी चीखने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। जाओ अपने कमरे में और फ्रेश हो जाओ। अजीब माहौल बना रखा है आज तुमने। आज से पहले सुनी किसी की इतनी ऊंची आवाज घर में? आई एम सॉरी, मैं थोड़ा गुस्से में था। अंदाजा ही नहीं हुआ कि मेरी आवाज कमरे से बाहर जा रही है। अपने गुस्से पर काबू रखो और जो भी मामला है कमरे के अंदर खत्म करो। किसी दूसरे को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए कि तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। या अल्लाह खैर, ये कैसी आवाज थी? अभी वो बोल ही रही थी कि किसी चीज के टूटने की आवाज पर कमरे से बाहर भागी। रमला और हमदान भी इनके पीछे कमरे से बाहर आ गए। बीनी सीढ़ियों में गिरी पड़ी चीजें उठा उठा कर नीचे फेंक रही थी। शीशे की मेज टूटकर बिखर चुकी थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? हमदान को देखते ही जोर से चिल्लाई। इसका हाथ सीढ़ियों में पड़े गुलदान की तरफ बढ़ते देखकर हमदान तेजी से रमला के सामने आ गया। खबरदार बीनी, खबरदार, जो तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा। तसल्ली से मेरी बात सुनो। मिसेस मलिक बीनी की हालत देखकर आंसू बहा रही थी और इसे संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। नहीं सुनूंगी मैं तुम्हारी कोई भी बात आज। मेरा दिल ऐसे ही नहीं डरता था। मैं जानती थी तुम दोनों के दरमियान कुछ है। तुम ऐसे ही इसके पीछे पीछे नहीं भागते थे। अली अपने मामा के साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ा और बीनी को सहारा देते हुए नीचे सोफे तक लाया। इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा दोस्त मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। मेरी हालत कुछ बेहतर हो रही थी और मैं हमारी आने वाली जिंदगी के ख्वाब देख रही थी, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी ही खत्म कर दी। तसल्ली से मेरी बात सुनो बीनी, जो कुछ हुआ इसमें ना तो रमला का कोई कसूर है और ना ही मेरा। इसका नाम कैसे लिया तुमने? बीनी के हाथ टीवी का रिमोट लगा। इसने वही हमदान की तरफ उछाल दिया। हमदान ने रिमोट कैच करते हुए फर्श पे पटक दिया। क्या बदतमीजी है बीनी, जो होना था वो हो गया। तुम्हारे इस तरह करने से बदल तो नहीं जाएगा सब कुछ। रमला मेरी बीवी है और इस सच को कोई नहीं बदल सकता। इस सच को मैं बदलूंगी। तुम अभी इस वक्त तलाक दो इसे, वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगी। हमदान, तुम्हें जरा तरस नहीं आ रहा मेरी बेटी पर? तुम दोनों के बचपन की दोस्ती का क्या हुआ? ये लड़की तुम्हें हम सब से अजीज हो गई। भूल गए वो दिन जब मैंने तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को सहारा दिया था? सब याद है मुझे ताई अम्मी, लेकिन मेरी मजबूरी को भी समझें आप लोग। मेरे पास आप सब हैं, लेकिन रमला के पास मेरे सिवा कुछ नहीं है। मैं इसे छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। आओ तुम्हारे कमरे में छोड़ दूं तुम्हें। हमदान ने बीनी की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन बीनी ने इसका हाथ झटक दिया। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सहारा। जिंदा लाश बनाकर रख दिया है मुझे। इतनी तकलीफ मुझे इस बीमारी में नहीं हो रही थी जितनी बेबस मैं अब महसूस कर रही हूँ खुद को। सांस कट रहा है मेरा। यहीं बैठूंगी मैं। कब तक बैठोगी यहाँ? तुम्हारे यहाँ बैठने से ये सब बदल तो नहीं जाएगा? देखो, इसमें किसी का कसूर नहीं है। जो कुछ हुआ मैं और रमला दोनों मजबूर थे। अगर मैं उस वक्त निकाह नामे पर साइन ना करता तो तुम्हें और नसीर को मार देते वो लोग। मर तो मैं अब भी गई हूँ हमदान। काश तुम बेवफाई ना करते। या तो इस लड़की को छोड़ दो या फिर अपने हाथों से मेरा गला दबा दो। मुझे नहीं जीना, नहीं देख सकती तुम्हें किसी और के साथ। मेरा वजूद किरची किरची हो चुका है तुम्हारी निकाह की खबर सुनकर। कुछ वक्त लगेगा तुम्हें संभलने में बीनी। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। रमला, चलो यहाँ से। बीनी की तरफ देखते हुए रमला का हाथ थामे इसके कमरे में ले गया। पीछे से बीनी चीखती चिल्लाती रह गई कि रुक जाओ, मगर वो नहीं रुका। रमला पलट पलट कर बीनी को देख रही थी। इसकी ये हालत इससे देखी नहीं जा रही थी।
کیوں کر رہے ہیں آپ بینی کے ساتھ یہ سب؟ اس میں اس کا بھی تو قصور نہیں ہے، وہ محبت کرتی ہے آپ سے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں آپ دونوں کے درمیان آ گئی تھی۔ اس کی بے بسی اور آہیں ہمیں خوش نہیں رہنے دیں گی کبھی۔ رملہ کمرے میں آتے ہی بولنا شروع ہو گئی۔ ہمدان غصے سے اس کی طرف پلٹا اور اس کا چہرہ دونوں ہاتھ میں تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں چند لمحے دیکھتا رہا اور پھر اسے چھوڑ دیا۔ ہمیں خوش رہنے کے لیے اس کی دعاؤں کی نہیں بلکہ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کوشش کرو کہ ہمارا ایک دوسرے پر بھروسہ ہمیشہ قائم رہے اور کسی تیسرے کا ہماری زندگی میں کوئی عمل دخل نہ ہو۔ اسے کچھ وقت لگے گا لیکن سنبھل جائے گی۔ بچپن سے جانتا ہوں میں اسے، تم اس کی زیادہ فکر نہ کرو۔ تھوڑی ضدی ہے اور اپنی ضد پوری کرنے کے لیے کسی بھی مقام تک جا سکتی ہے، پھر چاہے وہ ضد کوئی چیز ہو یا انسان۔ لیکن اس وقت اس کی جو حالت ہے وہ صبر کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ آہستہ آہستہ اسے صبر آ جائے گا، تھوڑا وقت لگے گا۔ کیا آپ اس سے محبت نہیں کرتے؟ رملہ کے سوال پر ہمدان نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ میں تمہیں سب کچھ بتا چکا ہوں اپنے ماضی کے متعلق۔ ہم بس اچھے دوست ہیں اور جہاں تک شادی کی بات ہے وہ ایک مجبوری کا بندھن تھا، صرف منگنی ہوئی تھی، نکاح نہیں۔ تو آپ کے خیال میں آپ کا یہ بندھن مجبوری کا بندھن بینی کے لیے بھی مجبوری تھا؟ اس کے چہرے کا درد اور بے بسی، کیا وہ سب اس کی ضد ہے یا پھر کچھ اور؟ وہ جو کچھ بھی ہے میں اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ فی الحال تم میری زندگی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہو، تمہیں چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا میں۔ اس کا مطلب آپ بہت خود غرض ہیں، اپنی خوشیوں کی پرواہ ہے آپ کو لیکن بینی کی نہیں۔ وہ دوست جو زندگی کے ہر اچھے برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑی رہی، آج ایک اجنبی لڑکی کے لیے اسے چھوڑ دیا آپ نے۔ اجنبی لڑکی؟ تم اجنبی لڑکی نہیں، میری بیوی ہو۔ تمہاری ایک ایک سانس سے باخبر رہنے والے کے لیے اجنبی کیسے ہو سکتی ہو تم؟ وہ دن جس دن تمہاری اماں نے تمہارا سودا کیا تھا، اس دن سے ہر ایک دن کی خبر ہے مجھے۔ اس بند کمرے میں کیا ہوا تھا جہاں تمہیں اس آدمی کے ساتھ بھیجا گیا تھا، اور تم کتنے بجے کی فلائٹ سے کون سے ملک اور کون سی یونیورسٹی گئی سے واپس آنے تک بس ایک بات کی خبر دیر سے ملی مجھے، آنٹی کی ڈیتھ اور تایا ابو سے تمہارے رشتے کے متعلق۔ ان دنوں میں ملک سے باہر تھا اور میرا رابطہ نہیں ہو سکا روشنی سے۔ جب واپس آیا تو اچانک سے تم سامنے آ گئی، ورنہ ایسا کوئی دن نہیں گزرا تھا جب میں نے روشنی سے تمہاری خیریت دریافت نہ کی ہو۔ تمہارا سودا صرف ایک دکھاوا تھا، مجھے نیچا دکھانے کے لیے۔ اس آدمی نے تمہیں ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ میرے بے ہوش ہوتے ہی تمہیں کمرے سے باہر بھیج دیا گیا تھا اور اس کمرے میں روشنی تمہارے ساتھ موجود تھی۔ یہ بات مجھے روشنی نے اسی رات بتا دی تھی فون پر، لیکن میں تمہارے منہ سے سب سننا چاہتا تھا، لیکن تم نے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ خیر، اب بتانے اور کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں۔ مجھے کسی کے بتانے یا نہ بتانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تمہاری پاک دامنی کا سب سے بڑا گواہ میں خود ہوں۔ رملہ کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگاتے ہوئے مسکرا دیا۔ مجھے لگا تھا میں تمہاری حفاظت نہیں کر سکا، لیکن ان لمحوں میں جس سے تمہاری حفاظت کی دعا کی تھی اس نے تمہاری حفاظت کی۔ میں آنٹی کی اس ضد سے انجان تھا، تایا جی اور ان کے رشتے کے لحاظ سے وہ بس تمہیں پروٹیکٹ کر رہی تھیں، جانتی تھیں کہ میں ان کی بیٹی کے لیے ایک مضبوط سہارا ہوں، اسی لیے تو تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا ہمیشہ کے لیے۔ تو پھر آج ایک بے جان رشتے کے لیے ان کا مان کیسے توڑ دوں میں، جس کے سہارے پر وہ اپنی بیٹی کو تنہا چھوڑ گئی ہیں؟ وہ سہارا ان کی بیٹی سے کیسے چھین لوں میں؟ نکاح صرف الفاظ نہیں ہے بلکہ دو روحوں کے ملن کی گواہی ہے، جس کا گواہ خود اللہ ہے۔ تو پھر اپنے اللہ سے کیا وعدہ کیسے توڑ دوں میں؟ تمہیں تحفظ دینے کا وعدہ کیا تھا اللہ سے، تو آج جب تمہیں میرے سہارے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کیسے اکیلا چھوڑ دوں؟ سب کی فکر چھوڑ کر کیا چند لمحوں کے لیے تم میری فکر نہیں کر سکتی جو تمہارے لیے پوری دنیا سے لڑنے کے لیے تیار ہے؟ کیا اس کے لیے اپنی انا کو نہیں مار سکتی؟ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا دل نہ چاہتے ہوئے بھی تمہاری جانب کیوں کھینچا چلا آتا تھا۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ہمارا تعلق روح کا تعلق بن جائے گا۔ وہ اللہ ہے نا دلوں میں محبت ڈالنے والا، جب وہ ہمارے دل میں کسی کے لیے محبت ڈالتا ہے نا تو اس کے پیچھے اس کی کوئی تدبیر چھپی ہوتی ہے۔ ہم انسان کم عقل اور ناسمجھ ہیں جو وقتی طور پر اس کے فیصلوں کو نہیں سمجھ پاتے، لیکن وہ اپنی آزمائشوں سے ہمیں اپنے فیصلے سمجھاتا ہے۔ ہماری قسمت میں جو لکھا جاتا ہے اس کے کن سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ زیادہ مت سوچو اور اللہ کے اس فیصلے کو دل سے قبول کر کے دیکھو، تمہیں سکون ملے گا۔ وقتی طور پر تمہیں میں خود غرض لگوں گا، لیکن میری یہ خود غرضی اپنے لیے نہیں تمہارے لیے ہے۔ سوچو اگر میں تمہیں چھوڑ کر بینی کے پاس چلا جاؤں تو کیا تم خوش رہ سکو گی؟ ہمارا رشتہ اب صرف کاغذات کی حد تک نہیں رہا، ہمارے جسم اور روحیں بھی جڑ چکی ہیں۔ روح کے جسم سے جدا ہونے کا مطلب جانتی ہو تم؟ اس وقت یہ جسم تو میرا ہے، لیکن اس میں بسنے والی روح تمہاری ہو چکی ہے۔ تمہیں خود سے دور بھیجنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا میں۔
तुम से कोई राता न होने के बावजूद भी सुबह का सूरज निकलने से पहले तुम्हारे पास पहुंचने वाला अपने लिए खुद गर्ज कैसे हो सकता है। बीनी से मेरा रिश्ता रूह का नहीं है, कुछ दिन लगेंगे इसे संभलने में, लेकिन संभल जाएगी। और दूसरी तरफ अगर मैं तुमसे ताल्लुक खत्म कर दूं तो तुम जिंदगी भर नहीं संभल सकोगी, समझी या और समझाऊं। मुस्कुराते हुए रमला का सर सीने पे रखते हुए इसके माथे पर होंठ रख दिए। रमला ने आंसू बहाते हुए सर उठाकर इसकी तरफ देखा और मजबूती से इसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े मुस्कुरा दी। दरवाजा खुला है मिसेस हमदान, अब इतनी बेतकल्लुफी भी अच्छी नहीं है, आराम करो, मैं खाना भिजवाता हूँ। और फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम्हारी फिक्र करने के लिए मैं हूँ, बस अपनी आने वाली जिंदगी का सोचो। ताया अब्बू हमारी शादी की तैयारियां कर रहे हैं, बीनी के लिए अल्लाह ने बहुत बेहतर सोचा होगा। ताया अब्बू की बेटी है वो भी, और इस वक्त सबसे गहरा सदमा इन्हें लगा है, लेकिन फिर भी वो खुश हैं क्योंकि इनकी दूसरी बेटी की खुशियां मुझसे जुड़ी हैं। बाद में मिलते हैं, एक जरूरी काम खत्म करना है मुझे। हमदान कमरे से बाहर चला और रमला मुस्कुराती हुई सोफे पर बैठ गई। आपका फैसला गलत नहीं था अम्मा, हमदान मेरी जिंदगी का सबसे मजबूत सहारा साबित हो रहे हैं। यूं ही गहरी सोच में गुम सोफे पर टेक लगाए आंखें बंद कर लीं। 2 दिन बाद शाम के वक्त घर की बेल बजी और अंदरूनी दरवाजे से कोई अंदर आता दिखाई दिया। इसे आते देखकर बीनी ने गर्दन घुमाकर इसे देखा और पहचानने की कोशिश कर रही थी कि हमदान की आवाज पर चौंक गई। नसीर, तुम यहाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर तक पहुँच गए। हमदान सीढ़ियां फलांगते हुए गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा। कूल डाउन मिस्टर हमदान, क्या आपके घर में मेहमान का इस्तकबाल ऐसे करते हैं? बंदा सलाम करता है, हाल पूछता है, आप तो बड़े छोटे दिल वाले निकले। नसीर अभी बोल ही रहा था कि सीढ़ियों से नीचे आती रमला पर नजर पड़ी। इसे सामने देखकर मुस्कुराते हुए हमदान का रास्ता काटते हुए तेजी से इसकी तरफ बढ़ गया। इससे पहले कि वो रमला के पास पहुंचता, हमदान तेजी से रमला के सामने आकर रुक गया। बीनी बड़ी दिलचस्पी से ये सारा मंजर देख रही थी। गेट आउट, हमदान बिना कोई लिहाज किए गुस्से से बोला। चला जाऊंगा मलिक हमदान, आप फिक्र नहीं करें, किसी जरूरी काम से आया था यहाँ। ये रमला, मेरा मतलब आपकी मिसेस का पर्स हमारे घर रह गया था, बस वही वापस देने आया था। बहुत लंबा सफर था, लेकिन खैर मुझे मंजिल मिल ही गई। ये लीजिए। अपने कोट की अंदरूनी जेब से रमला का पाउच निकालकर हमदान की तरफ बढ़ाया। हमदान ने गुस्से से इसके हाथ से पाउच लिया और इसे बाहर जाने का रास्ता दिखाया। इतनी बेइज्जती पर भी नसीर मुस्कुरा दिया। मैं नहीं आता मिसेस हमदान, लेकिन इसमें आपका फोन और आईडी कार्ड था तो मुझे मजबूरन आना पड़ा। वो रमला का नाम लेने की बजाय इसे मिसेस हमदान कहकर मुखातिब कर रहा था। आपने इतनी जहमत की, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन अब आप जा सकते हैं मिस्टर नसीर। हमदान ने एक बार फिर इसे बाहर का रास्ता दिखाया। नसीर बेबस था, एक नजर रमला पर डालते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया, लेकिन फिर रुक कर पलटा और बीनी को देखा। इसे देखकर बीनी मुस्कुरा दी। नसीर ने आगे बढ़ना चाहा, लेकिन फिर हमदान की नजरें खुद पर जमी देखकर मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ चल दिया और दोबारा पलट कर नहीं देखा। अजीब है ये मलिक हमदान भी, बंदा घर आए मेहमान को पानी का एक गिलास तो पिला ही सकता है, लेकिन नहीं, इन मोहतरम पर तो बस इश्क का भूत सवार है। रमला के सामने तो ऐसे खड़ा हो गया जैसे मैं इसे अभी छीन कर ले जाऊंगा जनाब से। मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी लगाई ही थी कि फोन की रिंग ट्यून बजी। स्क्रीन पर जगमगाता नंबर और नाम देखकर माथे पर बल पड़े। इसे क्या काम हो सकता है मुझसे, सोच में पड़ गया। मुसलसल कॉल आती रही तो मजबूरन कॉल उठा ली। जी मिस बीनिश, कैसे याद किया आपने इस नाचीज को? कैसे हो? मेरा नंबर अभी तक सेव रखा है तुमने, ये जानकर बहुत खुशी हुई मुझे। काम की बात करें मिस बीनिश, कैसे ख्याल आया मुझे कॉल करने का? हमारे दरमियान इतनी बेतकल्लुफी अच्छी नहीं लगी मुझे। नसीर के जवाब पर बीनी ने कहा लगाया। सही कहा तुमने, हमारे दरमियान इतनी बेतकल्लुफी अच्छी नहीं, मगर कभी कभी बेतकल्लुफी भी बहुत जरूरी होती है। जानती हूँ तुम पसंद करते हो रमला को, जो कुछ इसके साथ किया इसका बहुत पछतावा है तुम्हें, लेकिन क्या हो अगर वो तुम्हारी हो जाए? मेरी? वो कैसे? शायद आप भूल रही हैं, वो हमदान के निकाह में है। निकाह ही हुआ है और रुखसती तो नहीं। अगर तुम साथ दो तो हम इन दोनों का ये निकाह रुखसती से पहले खत्म करवा सकते हैं, फिर तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल जाएगी और मुझे मेरी। क्या ख्याल है? दिमाग खराब हो गया आपका? जिस्मानी कमजोरी के साथ साथ दिमागी कमजोरी भी लाहक हो चुकी है शायद आपको मिस बीनी। नसीर ने कॉल काट दी और फोन साथ वाली सीट पर फेंक कर गाड़ी स्टार्ट कर दी। कॉल बंद होने पर बीनी ने बेयकीनी से फोन को देखा। इसने मेरी कॉल काट दी? इसकी इतनी हिम्मत! दोबारा कॉल मिलाने ही लगी थी कि रुक गई। नहीं नहीं, मैं नहीं, अब तुम खुद मुझे कॉल करोगे। जो आग मैंने तुम्हारे दिल में लगाई है ना, ये तुम्हें मजबूर करेगी मुझसे बात करने को।
फोन वहाँ रह गया था। बताया क्यों नहीं मुझे? कमरे में आते ही हमदान रमला पर तप गया। मुझे लगा आप नाराज होंगे, इसीलिए नहीं बताया मैंने। मुझे अंदाजा नहीं था कि नसीर यहाँ आ जाएगा। इट्स ओके, इस बात को यही खत्म करते हैं। हमदान गहरी सांस लेते हुए कमरे से बाहर चल दिया और टेरेस पर आ गया, ये देखने के लिए कि नसीर चला गया या नहीं। जब इसकी गाड़ी नजर नहीं आई तो पुरसकून सा अंदर वापस आ गया। एक हफ्ते बाद मिसेस मलिक सुबह से तैयारियों में मसरूफ थीं। शायद इनके कुछ रिश्तेदार आने वाले थे, सबको यही लग रहा था, मगर हकीकत कुछ और ही थी। दोपहर के 2 बजे रहे थे कि घर के अंदरूनी दरवाजे से आते शख्स को देखकर हमदान के माथे पर बल पड़े। सामने नसीर खड़ा था, लेकिन इस बार अकेला नहीं था, इसकी वालदा भी साथ थी। मिसेस मलिक खुशी खुशी आगे बढ़ी और इनका वेलकम किया। हमदान टीवी लाउंज के सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। लैपटॉप साइड पर रखते हुए दोनों बाजू सीने पर फोल्ड किए हैरान सा खड़ा हो गया। सामने सोफे पर लेटी बीनी के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। नसीर की माँ बीनी के पास आई और इसके सर पर हाथ रखती हुई मुस्कुरा दी। बहुत प्यारी है मेरी बेटी, नसीर की तरफ देखती हुई बोली। हमदान इस सारे मामले को समझने की कोशिश कर रहा था। इसके दिमाग में खतरे की घंटी बजी। क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? तेजी से नसीर की माँ की तरफ बढ़ा और बिना कोई लिहाज रखे बोला। बदले में वो मुस्कुरा दी। बेटा पुरानी बातें भुला दें, अब रिश्तेदार बनने वाले हैं हम। रिश्तेदार? व्हाट? मैं कुछ समझा नहीं। रिश्तेदार कैसे बन सकते हैं हम? मिसेस मलिक गुस्से से आगे बढ़ी। तुमसे मतलब? तुम जाओ अपने कमरे में और अपनी बीवी को संभालो, तुम्हें कोई हक नहीं है हमारे मामलात में बोलने का। मलिक साहब भी वहाँ आ गए और सलाम करते हुए सोफे पर बराजमान हो गए। मुझे कोई बताएगा आखिर चल क्या रहा है यहाँ? हमदान को सीखपा होते देखकर बीनी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। बालों की लट को उंगली पर लपेटते हुए तंज भरी नजरों से हमदान को देखा। मेरे रिश्ते की बात चल रही है यहाँ नसीर से, तुम्हें कोई एतराज है? इसकी इतनी बेबाकी पर हमदान हैरान रह गया। तुम्हारा रिश्ता नसीर से? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? तो इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? तुम चोरी छुपे निकाह कर सकते हो और मैं इज्जत से रुखसत भी नहीं हो सकती? ताया अबू आप जानते हैं सब। हमदान बीनी की बात का जवाब देने की बजाय मलिक साहब की तरफ बढ़ा। नसीर टांग पर टांग जमाए पुरसकून सा सोफे पर बैठ गया और माँ को भी बैठने का कहा। वो भी मजबूर और बेबस सी बैठ गईं। हाँ बेटा, बीनी की खुशी इसी में है तो क्या कर सकता हूँ मैं? मलिक साहब के इतने पुरसकून जवाब पर हमदान ने एक गुस्से भरी नजर नसीर पर डाली और एक नजर बीनी को देखकर अफसरदगी से सर हिलाया और वहाँ से चल दिया। 6 माह बाद हमदान और रमला के वलीमे वाले दिन बीनी और नसीर की मंगनी तय पाई। हमदान कुछ नहीं कर सका क्योंकि मलिक साहब ने इन्हें लाजवाब कर दिया था। वो सब कुछ नजरअंदाज करते हुए रमला का हाथ थामे अपनी खुशियों में मगन बैठा था। नसीर अपनी पूरी फैमिली के साथ हाल में दाखिल हुआ और हमदान के साथ वाले सोफे पर बैठ गया। बीनी अपने पांव पर चलती हुई स्टेज तक आई। इसकी हालत अब काफी बेहतर हो चुकी थी। मलिक साहब ने निकाह ख्वाह को निकाह पढ़वाने का बोला तो बीनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। इसने हैरानगी से नसीर की तरफ देखा। नसीर ने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया और लापरवाही का मुजाहरा किया। ऐसे कैसे हो सकता है डैड? मंगनी को निकाह में कैसे बदल सकते हैं आप? इसने मलिक साहब के कान में सरगोशी की, मगर वो भी अनजान बने रहे और निकाह शुरू हो गया। बीनी ने एक नजर मुस्कुराती हुई रमला को देखा और इसके चेहरे पर जमी हमदान की गहरी नजरें इसे नजरें झुकाने पर मजबूर कर गईं। कपकपाते होंठों और लड़खड़ाती आवाज में निकाह कबूल किया और कांपते हाथों से साइन करने के बाद वही आंसू बहाती रह गई। सबने मुबारकबाद दी और रुखसती का शोर मच गया। रुखसती के नाम पर वो मजीद चौंक गई। हैरत ज़दा सी कभी नसीर को और कभी माँ बाप को देखती रह गई। कुछ बोलने और पूछने का मौका ही नहीं मिला इसे। होश तब आया जब नसीर ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखा। कैसा लगा सरप्राइज मिसेज? बीनी ने चौंक कर अपना हाथ वापस खींच लिया। तुमने ये क्या खेल खेला है मेरे साथ? हमारी डील तो मंगनी की हुई थी ना, फिर ये निकाह और रुखसती कहाँ से आ गई? नसीर स्टीयरिंग व्हील पे नजरें जमाए मुस्कुरा दिया। एक डील तुमने की थी मिस बीनी और एक डील मैंने खुद से की थी कि तुम्हें रमला की खुशियाँ बर्बाद नहीं करने दूंगा। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम नहीं बदली। आज भी इतनी ही खुद गर्ज होगी मैं सोच नहीं सकता था। तुम मंगनी चाहती थी, लेकिन मैंने अंकल आंटी से डायरेक्ट निकाह की डिमांड की, वो भी तुम्हें ना बताने की शर्त रखते हुए। इनकी माजूर और बेबस बेटी को कौन ब्याहने आने वाला था? बस मजबूरी में उन्होंने हाँ कर दी। यू आवाज नीची। उम्र में चाहे मुझसे 4-5 साल बड़ी हैं आप मोहतरमा, लेकिन शोहर की इज्जत भी कोई चीज होती है। जब सारी जिंदगी साथ रहना है तो फिर झगड़ने का क्या फायदा? मैं जहर खा लूंगी मगर तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। देखना बहुत जल्द तुमसे तलाक लेकर तुम्हारी इस मिडिल क्लास महबूबा की जिंदगी अजाब ना बनाए।
आई तो मेरा नाम बदल देना। लेट्स सी, अपने लिए नया नाम ढूंढ लो फिर, क्योंकि मैंने भी कसम खाई है कि तुम्हें इन दोनों की खुशियां बर्बाद नहीं करने दूंगा। और तुम्हारी खुशियों का क्या, तुम तो रमला से मोहब्बत करते थे ना, इसका क्या? मोहब्बत नहीं, इश्क करता हूँ इससे और हमेशा करता रहूंगा। जरूरी नहीं है जिससे मोहब्बत हो इसका साथ मिले, जो मिलकर भी ना मिले इसी को तो इश्क कहते हैं। महबूब की याद में जो सुकून मिलता है ना, इस सुकून का नाम है रक्से इश्क। रक्से इश्क एक ऐसा जुनून है जिसकी कैफियत तारी होते ही अपना आप तो भूल सकते हैं, लेकिन ख्याले यार से गाफिल नहीं हो सकते आप। खैर, आपके बस की बात नहीं इन बातों को समझना मिसेज, आप सो जाएं आराम से, सफर बहुत लंबा है। चाहे तो मेरे कंधे पर सर रख सकती हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे सहारे की। पूरे रास्ते आंसू बहाती रही। घर पहुंचते ही नसीर की बहनें और माँ इसे इसके कमरे में ले आईं और दुआएं देती हुई कमरे से रुखसत हो गईं। कुछ देर बाद नसीर कमरे में आया तो बीनी चूड़ियां उतार उतार कर फर्श पर फेंक रही थी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, आखिर मेरे साथ ही क्यों हुआ है ये सब कुछ? मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, बेवफाई हमदान ने की थी, मैं तो इसके साथ मुखलिस थी। कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरी जिंदगी ही फजूल है। मैं किसी की जिंदगी में शामिल हुई भी तो इसकी महबूबा की खुशियों के लिए, मेरा अपना क्या मुकाम है? नसीर मुस्कुराते हुए इसके सामने बैठ गया और इसका हाथ मजबूती से थाम लिया। मुकाम हासिल करने के लिए मुकाम बनाने पड़ते हैं। 1 साल पहले जो कुछ मैंने रमला के साथ किया, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मेरी जिंदगी अब फजूल है। खुद को बहुत अजियत भी दी, लेकिन किस्मत देखो मैं मरा नहीं। मुझे मौत इस वक्त आई जब रमला के नाम के साथ हमदान का नाम देखा। इस दिन मैं वाकई मर गया था। फिर इसकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों पर फातिहा पढ़ ली मैंने। फिर तुमसे मुलाकात हुई, तुम्हें इस हाल में देखना बहुत दर्दनाक था मेरे लिए। खैर, फिर मोहतरमा ने शादी की ऑफर की। कुछ दिन सोचा और फिर बहुत सोचने के बाद मुझे फैसला करना ही पड़ा। सोचा दोनों ही टूट चुके हैं तो क्यों एक दूसरे से जुड़कर मजीद बिखरने से बचा लें खुद को। आखिर तुम्हारा कसूरवार तो मैं ही था ना, मैं वो सब कुछ करता और ना इन दोनों का निकाह होता। तुम्हें तो बगैर किसी जुर्म के सजा मिली। सोचा क्यों ना तुम्हारी जिंदगी से सारा दर्द तुमसे छीन लूं और तुम्हारा हमदर्द बन जाऊं। बीनी के मजीद नजदीक हुआ और इसका चेहरा दोनों हाथों थामे इसके चेहरे पर बिखरते आंसुओं को होंठों में से चुनता चला गया। क्यों ना एक दूसरे के हमदर्द बन जाएं। बीनी ने पुरसकून होकर इसके सीने पर सर रख दिया। इसे वाकई एक सहारे की जरूरत थी। अपनी जिंदगी के सारे बाब बंद करने की दुआ करती हुई जी भर कर रो दी। नसीर ने भी मुस्कुराते हुए इसके गिर्द बाजू फैला दिए। रमला नमाज पढ़कर दादो और दादी जान के पास टेरेस पर गई। हमदान पहले से ही वहाँ मौजूद था। वो दोनों रमला से पहली मुलाकात से लेकर निकाह तक की कहानी सुनने में मसरूफ थे। रमला दादो के पास बैठ गई और इनके कंधे पर सर टिकाए मुस्कुराती हुई हमदान की बातें सुनने में मसरूफ हो गई। दिल चाह रहा है आप ऐसे ही बोलते रहें और मैं आपको देखती रहूं, दिल में सोचती हुई मुस्कुरा दी। हमदान इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। वैसे ये बीनी का निकाह कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में नहीं कर दिया तुम्हारी ताई अम्मी ने? हमदान और रुखसती का तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ था घर में, फिर अचानक निकाह और रुखसती कैसे कर दी? दादो परेशान सी बोली। पता नहीं कैसे रहेगी मेरी नाजुक सी बच्ची अनजान लोगों में। लड़का देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, वैसे पता नहीं इसकी माँ और बहनें कैसी होंगी। मेरी बीनी ने तो कभी सोचा भी नहीं था इस घर में जाने का। पता नहीं कैसे दिल लगेगा इसका वहाँ, अनजान घर, अनजान लोग और अनजान शहर में। डोंट वरी दादो जान, वो मैनेज कर लेगी। नसीर बहुत अच्छा लड़का है और इसकी वालदा भी बहुत अच्छी हैं। ताया अब्बू ने मुझसे मशवरा किया था निकाह और रुखसती के बारे में। मैंने कहा जैसा आपको मुनासिब लगे। नसीर चाहता था कि बीनी को बताए बगैर ये सब हो और मैंने फैसला ताया अब्बू पर छोड़ दिया। तो क्या मेरी बेटी सारी जिंदगी तुम्हारे इंतजार में गुजार देती? मिसेस मलिक कुर्सी खींचकर बैठती हुई बोली। मेरा ये मतलब नहीं था बड़ी मामा, मैं तो बस ये कह रहा था। बस रहने दो, सब जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। यही ना कि मेरी बेटी बाकी की जिंदगी तुम्हारे इंतजार में गुजार देती। तुमने शादी तो कर ली इस लड़की से, ना आगे का सोचा ना पीछे का। क्या क्या ख्वाब देखे थे मेरी बेटी ने, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया इस लड़की की वजह से। हमदान चुपचाप वहाँ से उठकर चला गया। रमला भी उठने ही लगी थी कि मिसेस मलिक ने रोक लिया। बैठ जाओ तुम आराम से, तुम कहाँ चली? इनकी आवाज पर हमदान दरवाजे के पास ही रुक गया, लेकिन आगे नहीं आया। जो भी हो, अब तुम इस घर की बड़ी बहू हो। बेटी तो नहीं मान सकती तुम्हें मैं अपनी, लेकिन बहू तो बन चुकी हो तुम, चाहे जबरदस्ती ही सही। इस घर की जिम्मेदारियां अब तुम्हें संभालनी हैं, समझ आई या नहीं? जी आंटी, रमला ने मुख्तसर जवाब दिया। हमदान की मामा, बाबा, अली, फूफो और मलिक साहब भी वहाँ आ गए। इनको आते देखकर हमदान भी वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। अच्छा, क्लास हो रही है भाभी की? अली ने हमदान के कान
हमदान में सरगोशी की। बदले में हमदान ने इसके कंधे पर मुक्का रसीद किया। उफ भाई, कितनी जोर से मारा है आपने, ये कल से जिम जाना बंद कर दें आप, वरना मेरी हड्डियां पक्का तोड़ देंगे आप। तुम अपनी चोंच बंद करोगे अली? माँ के अली को टोकने पर हमदान मुस्कुरा दिया और अली ने होंठों पर उंगली रख दी। इस घर की बड़ी हमेशा मैं ही रहूंगी। सुन लो तुम भी ये कान खोल कर हमदान, होगे तुम बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक। दोनों को खुश देखकर पूरे घर वाले पुरसकून से हो गए। रमला बीनी से स्टेज पर मिलने आई तो पहले बीनी ने इसे घूरा, लेकिन फिर हाथ मिलाने की बजाय इसे गले लगा लिया। खुश रहो, हमेशा मेरी दुआ है। दूसरी तरफ हमदान ने भी नसीर को गले से लगाया और इसके कान में सरगोशी की। खबरदार, जो कभी मेरी बीनी को कोई दुख दिया, इसकी ये मुस्कुराहट हमेशा कायम रहनी चाहिए। आपका हुक्म सर आंखों पर मलिक हमदान साहब। नसीर ने आगे होते हुए सीने पे हाथ रखते हुए सर खम किया। हमदान बीनी की तरफ बढ़ा और इसकी नाक खींचते हुए शादी की मुबारकबाद दी। रमला नसीर की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि हमदान ने इसकी कमर में बाजू डालते हुए इसे आगे बढ़ने से रोक दिया। मिस्टर एंड मिसेज नसीर, आप दोनों को हमारी तरफ से शादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह से दुआ है कि आप दोनों हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। बीनी और नसीर ने एक साथ जवाब दिया। नसीर हमदान को रमला को अपनी तरफ खींचते हुए देखकर मुस्कुरा दिया और बीनी की तरफ पलट गया। चलें, इन दोनों को मसरूफ देखकर हमदान रमला को साथ लेकर स्टेज से नीचे उतर गया। रमला ने अपने हाथ हमदान की मजबूत गिरफ्त में देखा और मुस्कुरा दी। सच कहते हैं, जो आपका नसीब होता है वो कहीं भी कैसे भी आपको मिलकर ही रहता है, फिर चाहे तो आसानी से मिल जाए या फिर रक्से इश्क की चक्की में पीस कर हासिल हो, नसीब का लिखा मिलकर ही रहता है। हमदान ने चलते हुए रुककर रमला की तरफ देखकर आंखें बंद की और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए इसका हाथ होंठों से लगाते हुए गाड़ी की तरफ बढ़कर रमला ने मुस्कुराते हुए इसके कंधे पर सर टिका दिया और दोनों घर के लिए रवाना हो गए। नाज़रीन ग्रामी, इस नावल को हूबहू आपके सामने पेश करने के लिए हमें जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, इसका मदावा सिर्फ इस तरह हो सकता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कल मिलते हैं इंशाअल्लाह एक बहुत अच्छे नावल की शुरुआत के साथ।